Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So आज का वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा मैकेनिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैकेनिक्स का जो सिलेबस है तुम लोगों का इंजीनियरिंग फिजिक्स में, उसमें बेसिकली दो पार्ट है। पहले पार्ट तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ वेक्टर कैलकुलस एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है वो है ऑसिलेशन। ओके, ऑसिलेशन, वेक्टर कैलकुलस एंड कंजर्वेशन लॉज, ये सब मिला के तुम्हारा जो मैकेनिक्स का सिलेबस है वो बना है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस में सॉल्यूशन कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स है मैं कुछ बुक से मैं दे रहा हूँ। उस बुक का नाम मैं वीडियो का अंत में ज़रूर बोल दूंगा तुम लोगों को। एंड देखते हैं कितना तुम लोगों को हेल्प हो पाए। हाँ, पहले ही मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, इसीलिए बना रहा हूँ कि जो लोग बंगाली नहीं समझ पाते उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ओके, इसलिए बना रहा हूँ, और मुझे भी बोलते बोलते इम्प्रूवमेंट आ जाएगा मेरा भी। सो देखते हैं कितना मेरा इम्प्रूवमेंट होगा और कितना तुम लोगों को हेल्प कर पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पार्ट है, पहली जो पार्ट है वो है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जाएंगे। एंड उस क्लासिकल मैकेनिक्स में पहले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस है। उसके बाद ऑसिलेशन से क्वेश्चंस है। सो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। आई थिंक तुम लोगों को हेल्प भी होगा उससे। तो यहाँ पे पहले जो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस में तुम लोगों को तीन चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो तुम लोगों को जानना चाहिए। तो वो क्या है? देखो, पहले बात तो है हमारा जो वेक्टर कैलकुलस है, ये वेक्टर कैलकुलस में हमें पहले ही जानना पड़ेगा ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। मैं बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा बहुत बोलूंगा और उसके साथ क्वेश्चंस बोलूंगा, ओके, ताकि तुम लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट चाहिए, एंड ये ग्रेडियंट के साथ साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है कर्ल। ओके, पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये लेक्चर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए है। बहुत डिटेल्स में यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। जैसे कि मेरा पहले जो वन शॉट अपलोडेड है ऑलरेडी, वहाँ पर भी डिटेल्स में कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन हुआ है, एंड लेक्चर्स को शॉर्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा चीज़ मुझे स्किप करना पड़ा। उसके लिए मैं सॉरी के सिवा और कुछ नहीं बोल सकता। एंड उसके बाद भी उसी वन शॉट से बहुत सारों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया है। सो आई थिंक तुम लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, और उसके सपोर्ट में मैं यहाँ पे और कुछ लेक्चर्स भी मैं दूंगा जिसके साथ तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मिल जाए तो प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा। सो देखते हैं। देखो, ये जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बोलो, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट बोलो या कर्ल का कॉन्सेप्ट बोलो, इस तीनों में एक चीज यूज होता है, वो है ग्रेड ऑपरेटर। तो ये ग्रेड ऑपरेटर क्या है? ग्रेड ऑपरेटर जो है वो है डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप।
ये रहा हमारा ग्रेड ऑपरेटर। तो ये जो ग्रेड ऑपरेटर है, इस ग्रेड ऑपरेटर को हम जैसे अप्लाई करेंगे उस एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल मिलेगा। कैसे कैसे, देखो ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के बारे में हम अगर सोचेंगे वो है ये जो ग्रेड ऑपरेटर है, कोई भी स्केलर फंक्शन में अगर अप्लाई हो जाए, यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन में स्केलर फंक्शन है, तो ये स्केलर फंक्शन के ऊपर अगर ये ग्रेड ऑपरेटर अप्लाई हो जाए तो हम उसको ग्रेडियंट बोलेंगे। ओके, मतलब कुछ भी स्केलर फंक्शन के ऊपर ग्रेड ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या, वेक्टर मिलेगा। ओके, डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस है ये जो ग्रेड ऑपरेटर है, ये ग्रेड ऑपरेटर के साथ कोई भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे। ओके, अगर ये जो कर्ल, ये जो ग्रेड ऑपरेटर है उसके साथ कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे। एंड ये जो ये जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है, इन तीनों का डिफरेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, पहले जो ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में एक चीज तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे कोई भी स्केलर फंक्शन वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। स्केलर का जो फंक्शन है वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। वो एक स्फीयर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट ये ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर कोई फंक्शन तुम्हें दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स ए सरफेस, then find out the perpendicular unit vector on it, then you should use this gradient concept to find out this the answer. Okay, so किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो उसको जानने के लिए मैं एक important क्वेश्चन यहाँ से मैं तुम लोगों को बोलूंगा। ओके, चलो देखते हैं वो क्या है। तो ये ग्रेडियंट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है और उसका जो डिटेल्स का जो उसका जो थोड़ा बहुत थ्योरी है, उसको जानने के लिए तुम लोगों को मेरा जो मैकेनिक्स वन शॉट वाला वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। ओके, तो उसको देखना। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बोल देता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। अगर तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ग्रेडियंट क्या है तो वो ना देख के भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये मैं क्या करवा रहा हूँ। ओके, तो देखो ये जो ग्रेडियंट है ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के बारे में पहले जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है ये जो मेकआउट का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट के पहले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि एक फाई है, एक फंक्शन, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है एंड फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² y, ओके, माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। शायद ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ, तो देख लो तुम लोग। ओके, तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे तुम लोगों को ये अगर पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ग्रेड ऑफ फाई ये निकालो, ये भी बोल सकता है। तो ग्रेड ऑफ फाई निकालो ये भी बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है कि दिस इज ए सरफेस, find unit normal on it। ओके, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये करूंगा कि ये ग्रेड ऑफ फाई निकालो। ओके, तो ग्रेड ऑफ फाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ग्रेड ऑपरेटर अगर फाई के ऊपर अप्लाई होगा तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डेल फाई डेल एक्स आई कैप आ जाएगा, डेल फाई डेल जेड के कैप आ जाएगा। ओके, डेल फाई डेल जेड के कैप, और यहाँ पे डेल वाई जे कैप। ओके, डेल जेड के कैप ये लास्ट में होता, डेल जेड तो पहले होता, बट ये मैंने सीक्वेंस थोड़ा अदल बदल कर दिया। तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप डेल फाई डेल जेड के कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये डेल फाई डेल एक्स का मतलब क्या है, डेल फाई डेल एक्स का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है,
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये टोटल जो फंक्शन है इसमें x को ही हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में ही होगा, बाकी सबको हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y को हम कांस्टेंट मान लेंगे, z को भी हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो वो सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3x² y उसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो 3x² का डिफरेंशिएशन होगा। 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x होता है, तो इसीलिए एंड y तो इसके साथ गुना हुआ है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा 6xy i कैप, ये बन जाएगा। ओके, प्लस अगर अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये खुद से तुम सोचो, वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद देखना। देखो इस वीडियो में ये जो 5 है, 5 का फंक्शन में 3x² y है माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे y का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। पहले जो पार्ट है 3x² y, उसमें y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एंड y का डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या रह जाएगा, ओनली 3x² रह जाएगा, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर है, तो y क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y² होगा, और उसके साथ z² तो रह गया है, तो ये बन जाएगा 3y²z। ओके, 3y² z स्क्वायर। ओके, इसका साथ एक जे कैप आएगा डेफिनेटली, एंड लास्ट में क्या है, लास्ट में है डी फाई डेल जेड के कैप। तो अब होगा z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 3x² y में तो कोई z नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे तो z नहीं है, तो x² y तो कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे z कहाँ पे है, y क्यूब जेड स्क्वायर में z है, तो वहां से डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2y क्यूब z, ये मिल जाएगा, और यहाँ पे एक k कैप आ जाएगा डेफिनेटली। ओके, तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल रहा है, आंसर हमें मिल रहा है 6xy i कैप, ये मिल रहा है। इसका प्लस हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 3y² z स्क्वायर, ये मिल गया। यहाँ पे एक j कैप रह जाएगा और यहाँ पे एक माइनस आएगा और 2y³ z k कैप, ये आ जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा फाई का वैल्यू, ये रहा हमारा ग्रेड फाई का वैल्यू। ओके, तो ये जो ग्रेड फाई का वैल्यू है, यहाँ पे हमें और एक क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, वो क्या है, दिस इज अ सरफेस, फाइंड द यूनिट नॉर्मल ऑन इट। देन यहाँ पे एक पॉइंट भी मेंशन किया जाएगा कि इस पॉइंट में निकालो, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 1, -2, 1। ओके, -2, -1। ओके, तो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट में तुम्हें निकालना पड़ेगा यूनिट नॉर्मल। तो यूनिट, ये तो वेक्टर तो हमें मिल गया। ओके, तो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आई थिंक तुम लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये रहा हमारा वेक्टर, तो वेक्टर क्या है, ग्रेड ऑफ फाई, ये रहा हमारा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मतलब ग्रेड ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसके बाद हमें मिल जाएगा ये यूनिट वेक्टर। ओके, तो हमारा पहले तो 1, -2, -1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मतलब x y की जगह में x के जगह में 1, y के जगह में -2 एंड z के जगह में -1 पुट होगा। ओके, उसके बाद हमें ग्रेड ऑफ फाई मिल जाएगा एंड उसको निकालने के बाद हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं एक बार कर देता हूँ, तो x के जगह में अगर 1 पुट किया जाए एंड y के जगह में -2 पुट किया जाए, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, एंड z की जगह में -1 पुट किया जाए, तो उसके बाद हमें जो मिल रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर लेना डेफिनेटली। अगर कुछ भी गलती लगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोलना और खुद से भी करेक्शन कर लेना। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये रहा हमारा आंसर, 12y कैप -12y कैप -9j कैप -9j कैप -16k कैप। ओके, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा वेरीफाई कर ही लेता हूँ। तो x के जगह में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 × 1 आ जाएगा, y के जगह में -2, मतलब ये -12y कैप हो गया। x के जगह में 1 पुट करेंगे तो 3 × 1² -3 × 4 ×
1, 3 इंटू 4 बन जाएगा यहाँ पे -12, और यहाँ पे तो 1 है, मतलब 3 -12 से यहाँ पे -9 आ जाएगा। एंड एट लास्ट है -2y³ z। ओके, y³ मतलब -2 को क्यूब करेंगे तो -8 मिल जाएगा। -8 से 2 मल्टीपल होगा तो वहां से -16 आएगा, -16 आएगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी और एक -1 है z से, तो +16 बन जाएगा, +16, और यहाँ पे बाहर पे तो एक माइनस है यहाँ पे, तो माइनस आके ये -16 आएगा। मतलब ये एकदम कैलकुलेशन ठीक है। और ये रहा हमारा इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, ओके, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, प्लस -16 उसका होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो हमें एन कैप मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है ग्रेडियंट से। ये एक फंक्शन दे दो, उसको ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि इसका यूनिट नॉर्मल ना निकालो, तो ये रहा हमारा यूनिट नॉर्मल। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट जो ग्रेडियंट के बेस में नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो क्या है। वो ये होता है कि तुम्हें अगर ये बोल दिया जाए कि ये रहा तुम्हारा एक सरफेस। ओके, सरफेस क्या है, सरफेस है x² z प्लस 4x² z। ओके, देन यहां से तुमको ये पूछ लिया जाए कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट, कहां पे डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए, -1, 1, 2 में डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए। ओके, ये चाहिए, और कौन सा वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, वो है 2i कैप माई प्लस j कैप -2k कैप। तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए, कौन सा पॉइंट में, -1, 1, 2 पॉइंट में डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या है पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो, ये रहा हमारा एक सरफेस। ओके, उसी सरफेस में तुम लोग एक अगर ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये रहा हमारा ग्रेडियंट वेक्टर। ओके, और अगर कोई भी एक वेक्टर में ले लूं यहाँ पे, मतलब ये रहा हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर। ओके, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर तुम्हें इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर तुम्हें डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा ये जो ग्रेडियंट है इसका प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा अलोंग दिस वेक्टर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक तुम लोगों को पता है कि प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। उसी वेक्टर को जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। मतलब ए कैप से अगर डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या मिलेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। मतलब पहले तो हमें फाई डेल ग्रेड ऑफ फाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो हमारा वेक्टर है ना, उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट करने से हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यह ग्रेडियंट तो तुम लोग खुद से कैलकुलेट करोगे। और यहाँ से ये रहा हमारा ए वेक्टर, तो इसी को ए वेक्टर से ए कैप निकालना पड़ेगा, बहुत ही इजी। 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 उसका भी होल स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। मतलब 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 + 1 मतलब √5 आ जाएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया, 4 और यहाँ पे 1, सो वहां से हमें √5 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे जो √5 मिल जाएगा, तो इसी को इसके साथ हमें आंसर ए कैप तो मिल गया। तो ए कैप के साथ उसके बाद हमें ये जो फाई है इसका जो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट के साथ तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे और एक चीज है, ग्रेडियंट सिर्फ निकालने से कुछ नहीं होगा, निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद कौन सा पॉइंट में निकालना पड़ेगा उसको भी जानना चाहिए। x = -1,
y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट में हमें निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लास्ट जो प्रॉब्लम मैंने किया था उसमें ग्रेडियंट निकालने के बाद x y z पुट किया था, यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा। पहले तो ग्रेडियंट निकालो एंड ग्रेडियंट निकालने के बाद वहाँ पे x के जगह में -1, y की जगह में 1 एंड z की जगह में 2 पुट करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। एंड इसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा जो डायरेक्शन डेरिवेटिव, जो जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव चाहिए उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया है, थोड़ा बहुत समझ में आया है, पूरा समझ में अगर ना भी आया हो तो थोड़ा सॉल्व करो। जो फॉर्मूला लगाने को बोला मैंने, ग्रेडियंट निकालने के बाद डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट आई थिंक तुम लोगों को पता है, तो डॉट प्रोडक्ट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत इजी है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से भी इजी क्वेश्चंस आता है, तुम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से कैसे क्वेश्चंस आता है, देखो इजी क्वेश्चंस ही आता है, डॉट प्रोडक्ट से भी एक क्वेश्चंस आ सकता है। वो क्या है, पहले तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट याद करवा देता हूँ थोड़ा बहुत। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट का नॉर्मल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ हो कि a एंड b दोनों वेक्टर दिया हुआ है, उससे तुम्हें एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स निकालना पड़ेगा, देन तुम्हें ये करना पड़ेगा। लास्ट जो क्वेश्चंस लास्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ था ना फिजिक्स का, उसमें एक क्वेश्चंस था लास्ट ईयर, उसके उससे आगे का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था जहाँ पे दोनों वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ था और वहां से एंगल निकालना बोला था। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मान के चलो यह रहा ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। और बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये रहा b का वैल्यू। तो उसके बाद तुम्हें निकालना पड़ेगा इन दोनों में एंगल। तो पहले तो a डॉट b निकालना पड़ेगा। a डॉट b कैसे निकाले, देखो i डॉट i का जो वैल्यू है वो होता है 1, 2 इंटू 1, ओके। मतलब इसका कोफिशिएंट है 1 तो इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 बन जाएगा और i डॉट i 1 बन जाएगा, ओके। i डॉट j 0 होता है, क्यों 0 होता है, बिकॉज देखो i और j अगर दो यूनिट वेक्टर है तो उसके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो i j cos 90 0 है, इसीलिए i डॉट j 0 होता है, बिकॉज i तो x एक्सिस में है, j तो y एक्सिस में है एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे i डॉट j नहीं कर सकते, j डॉट k भी नहीं कर सकते, j डॉट j ही कर सकते हैं। j डॉट j अगर करेंगे तो वहां से 1 मिल जाएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट 2 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। k डॉट k से भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, ओके। तो ये रहा हमारा a डॉट b का वैल्यू। अब यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से हमारा a का मैग्नीट्यूड चाहिए, b का मैग्नीट्यूड चाहिए। a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, ऑल कोएफिशिएंट्स को उसका स्क्वायर करो और उसको ऐड कर दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है। ये वैल्यू बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ पे √4 आ जाएगा, √4 से 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ऐसे ही हमें मिल जाएगा कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके। सो 2 स्क्वायर से एक 4 आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, हमें एक तो गलती यहाँ पे हो गया, 2 स्क्वायर से एक 4 आया, 4 प्लस 1 मतलब √6 है, ये हमें प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से गलती हो गया तो √6 होगा, यहाँ पर भी √6 होगा, ओके। तो ये रहा इसका इन दोनों का मैग्नीट्यूड। सो इसके बाद हमें cos थीटा का जो वैल्यू मिलेगा, cos थीटा का वैल्यू देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी मिल चुका था, √6 गुना करके 6 मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा cos थीटा का वैल्यू एंड cos थीटा से हमें थीटा मिल जाएगा। थीटा क्या आएगा, cos इनवर्स 5/6, ये रहा एंगल बिटवीन a एंड b। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। और एक चीज तुम लोगों को यहाँ से याद रखना है, वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दोनों वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कब, जब दे आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। मतलब अगर दोनों वेक्टर के अंदर जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है, देन डेफिनेटली द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ओके। तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ से भी करा देता हूँ, वो क्या है, देखो यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि a इज इक्वल टू mi कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। और यहाँ पे b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये रहा हमारा दोनों वेक्टर। एंड यहाँ पे अगर ये बोल दिया जाए कि फाइंड
फाइंड m when a perpendicular with b. ओके, सो a अगर b से परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, उसको जीरो करना पड़ेगा. तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, 2m मिलेगा. यहाँ पे 1 इंटू 1 मतलब 1 मिलेगा. k इंटू k डॉट k में भी हमें एक 1 मिलेगा. दिस इज इक्वल टू 0. देन डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड द वैल्यू ऑफ m विल बी -1. ओके, सो एट दिस कंडीशन a and b will be perpendicular with each other. तो ये रहा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके कुछ प्रॉब्लम. ओके, ग्रेडियंट के बारे में प्रॉब्लम तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया. अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, जो सिग्निफिकेंस मैंने बोला था कि ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस क्या है. ग्रेडियंट एक्चुअली परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस है. ओके, ग्रेडियंट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस है. और ग्रेडियंट से हमें मिलता क्या है, ग्रेडियंट से हमें मिलता है बेसिकली कोऑर्डिनेट के साथ चेंजेस कैसे हो रहा है वो मिलता है. ओके, एंड किस डायरेक्शंस में चेंज हो रहा है वो भी मिलता है. ओके, तो डायरेक्शन भी आ जाएगा एंड चेंज भी एंड अमाउंट ऑफ चेंज भी आ जाएगा. तो वो उससे हमें एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा. सो मतलब ये जो ग्रेडियंट है ना, इस ग्रेडियंट से हमें निकालना क्या पड़ेगा, कोई भी फंक्शन ले लो, एक स्केलर फंक्शन है, उसका चेंज, उसका वेरिएशंस कैसे हो रहा है वो मिलता है एंड किस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी मिलेगा. इस डायरेक्शन में हो रहा है मतलब डायरेक्शंस भी आ गया और मैग्नीट्यूड्स का चेंज भी आ गया, तो बन गया ना वो वेक्टर. ओके, तो छोड़ो इस चीज को, उसका डिटेल्स के लिए तुम लोग को वीडियो देखना पड़ेगा. ग्रेडियंट के बारे में जो वीडियोस है उसको देखना पड़ेगा. बट यहाँ पे ग्रेडियंट से एक क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है कि प्रूफ करो कि ग्रेडियंट जो है ना वो परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ दैट ग्रेडियंट ऑफ phi परपेंडिकुलर ऑन सरफेस, इसको प्रूफ करना पड़ेगा. तो क्या है वो, ये रहा हमारा ग्रेड फाई. ओके, तो सरफेस के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. तो सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, डी आर ले लेते हैं एक. ओके, डॉट डी आर. सो यहां से तो हमें ये मिल जाएगा डेल फाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई डेल जेड. जस्ट ए मिनट, यहाँ पे जे को पहले करते हैं, उसके बाद के को करेंगे. डेल फाई डेल जे डेल वाई जे कैप डेल फाई डेल जेड के कैप डॉट डी आर. मतलब क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप. तो इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये डेल फाई डेल एक्स डी एक्स डेल फाई डेल वाई डी वाई डेल फाई डेल जेड डी जेड एंड दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली हमें मिलेगा डी ऑफ फाई. सो एज फाई इज a function, so phi definitely is equal to a constant, so d phi must be equal to 0. This is equal to 0. So dot product of grad of phi and dr is 0. That's why grad phi is perpendicular on phi. Okay, तो इससे हमें प्रूफ हो गया the gradient is perpendicular on the surface. Okay, so I think तुम लोगों को समझ में आया है.
तो ये रहा ग्रेडियंट के बारे में बहुत सारा कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। और इसको छोड़ के और एक प्रूफ इम्पोर्टेंट बन सकता है, वो क्या है, ग्रेड ऑफ आर इज इक्वल टू 3 प्रूफ करो। ग्रेड ऑफ आर वाला एक प्रूफ है, ग्रेड ऑफ आर टू दी पावर n, ये एक प्रूफ है। दिस इज इक्वल टू n आर टू दी पावर n माइनस 2 आर वेक्टर होता है। ओके, n माइनस 2 आर वेक्टर होता है। तो ये सब प्रूफ एक्चुअली बेसिकली दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज नॉट ग्रेड, सॉरी फॉर दैट। इसको हम बाद में करेंगे, तो ग्रेड पहले देख लेते हैं। देखो आर टू दी पावर n के बारे में यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। तो आर टू दी पावर n मतलब क्या है, आर टू दी पावर n का पहले देखो, ये जो r है, r एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। तो उसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अगर ये है देन यहाँ पे आर टू दी पावर n, ओके, आर टू दी पावर n लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर n बाई 2। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, मतलब ग्रेड ऑपरेटर इसको अगर अप्लाई किया जाए तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो चेन रूल अप्लाई होने से हमें पहले ही जो मिलेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो n बाई 2 तो सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1, इसको तो करना पड़ेगा ही। उसके बाद डिफरेंशिएट होगा x का, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट में एक 2x मिल जाएगा। सिमिलरली इन दिस वे हमें और एक चीज मिलेगा, वो क्या है, वो है ग्रेड आर टू दी पावर n डेल x डेल y, वो भी मिलेगा। एंड उन लोगों का जो वैल्यू है वो बन जाएगा ये n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर n बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे 2y आ जाएगा एक, यहाँ पर भी n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे एक 2z आ जाएगा। मतलब ये बन गया डेल y के बारे में, ये बन गया डेल z के बारे में। ओके, इसके बाद आई कैप जे कैप लगाना पड़ेगा, उसको अगर ऐड किया जाए, यहाँ पर भी एक आई कैप ले लेते हैं, यहाँ पर भी आई कैप आ जाएगा, जे कैप ले लेते हैं, यहाँ पे जे कैप आ जाएगा, यहाँ पे के कैप ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी के कैप आ जाएगा। तो ऐड कर दो बोथ साइड। यहाँ पे ऐड करने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है ये। यहाँ पे ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप तो एक आ रहा है। ओके, ये तो एक आ रहा है। और यहाँ पे जो चीज हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2 ये हो रहा है, इनटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर n माइनस 1, ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। जस्ट मिनट, इसमें तो 2 आ जाएगा, n माइनस 2, और इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर। सो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड n आर टू दी पावर n माइनस 2, ये रहा आर वेक्टर। तो ये रहा प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रूफ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा।
तो ये रहा डाइवर, ये रहा ग्रेडियंट के बारे में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। देखो ये रहा इंपॉर्टेंट प्रूफ, और ग्रेडियंट के बारे में जो प्रूफ और भी बहुत सारे प्रूफ हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने करवाया अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये रहा हमारा ग्रेडियंट। आई थिंक इससे हो जाएगा। तुम लोग अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम अगर चाहते हो करना तो कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने जो ग्रेडियंट के बारे में तुम लोग को बोला इससे तुम लोगों का काम हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बारे में प्रॉब्लम हुआ था, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी एक प्रॉब्लम बोल देते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अगर तुम लोग को यह पूछा जाए कि ए एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये रहा ए एक वेक्टर है, और बी और एक वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ a एंड b। तो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस ऐसे यूनिट वेक्टर चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी मैग्नीट्यूड से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मिल जाएगा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर एंड डेफिनेटली यूनिट वेक्टर। ओके तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये थोड़ा मैं याद दिला देता हूं, अगर तुम लोगों को याद नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, स्किप करो, नेक्स्ट पार्ट में जाओ। वन टू वन 2 1 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, आई जे के कैप को लिख दिया। पहले ए क्रॉस बी करना है, इसीलिए ए का जो कोफिशिएंट्स है, ए वेक्टर का जो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है उसको लिख डाला, और बी वेक्टर का भी जो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है उसको लिख डाला। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी है। देखो पहले आई कैप के बारे में सोचते हैं। आई कैप के बारे में सोचेंगे तो आई कैप का अंडर में जो भी कॉलम है उसको हम इग्नोर करेंगे एंड क्लोजेस्ट कोऑर्डिनेट टर्म से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 into 3 बन जाएगा। ओके डायगोनली मल्टीपल होगा 2 into 3 इंटू 2 into 3 मतलब 6 बन गया। माइनस करना पड़ेगा ये नेक्स्ट जो है 1 into 1 डायगोनल में जो रहेगा उसको हम ले लेंगे, वो नहीं 1 into 1 प्लस जहां से अंत किया वहां से स्टार्ट होगा। अंत कहां पे किया, यहाँ पे, तो उसका डायगोनल में जो है वो है कॉर्नर में जो है 2 1 into 2 माइनस 1 into 3। ओके इसको जे कैप कहेंगे प्लस यहाँ पे के कैप जब करेंगे कहां पे एंड किया था, यहाँ पे 3 में एंड किया था। तो देखो यहाँ पे मतलब 1 पे एंड होगा क्योंकि के अंडर में जो कलम आता है उसको तो हमको इग्नोर करना है। तो 1 into 1 हो गया यहाँ पे, माइनस 2 into 2 मतलब 4, तो 1 minus 4 के कैप। तो फाइनली हमें जो आंसर मिल जाएगा वो क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका जो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा वेक्टर, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 25 प्लस 1 प्लस 9। इसको सॉल्व करना, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ओके तो ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक प्रॉब्लम। और एक चीज तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट से ये भी बोला जा सकता है कि ए एक वेक्टर है एंड इट इज परपेंडिकुलर विद बी, देन तुम्हें याद तो रखना पड़ेगा ही कि ए क्रॉस बी होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना
वो है ए बी साइन थीटा। सो पैरेलल होने से थीटा 0 हो जाता है एंड दैट्स व्हाई पैरेलल होने से ए क्रॉस बी भी 0 होता है। और एक चीज तुम्हें याद रखना है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पैरेललोग्राम करना है तो इसको डबल कर दो, हो जाएगा, और ये दोनों को कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई भी क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना हो, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, ये करना पड़ेगा। ओके, मतलब बी क्रॉस सी निकालना, उसके बाद ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। ओके, सो ये है हमारा ग्रेडियंट के बारे में बहुत कुछ चीज। ओके, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तुम लोगों के पास लाने का। ओके, अब कितना सिलेबस कवर हो पाएगा मुझे नहीं पता है, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। ओके, जितना हो सकेगा मैं इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों के लिए लाऊंगा, किस टाइप का प्रॉब्लम करना है वो लाऊंगा। ओके, एंड ये तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, उसमें नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उस नोट्स को पढ़ो, वन शॉट को देखो। हाँ, जरूर ठीक से देखना वन शॉट, उसमें कुछ कुछ जगह में कैलकुलेशंस मिस्टेक है। ओके, तो उस कैलकुलेशंस को खुद से कर लेना। ओके, कुछ कुछ जगह में थोड़ा बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो चुका है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है कि प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत, तो वो नहीं है। तुम लोग वो देखो एंड डेफिनेटली नोट से तुम लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। बाकी तो ये जरूर हेल्पफुल होगा, ये जो वन शॉट्स अपलोडेड है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड डेफिनेटली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ऐसी सपोर्ट करते रहो, मैं कोशिश करूंगा डे बाय डे बहुत तुम लोगों को जितना हो सके हेल्प करूं, जितना हो सके मेरा कंटेंट को मैं अच्छा करूं कि तुम लोगों को उससे मदद मिल सके। ओके, थैंक यू।